अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डी ब्रीफ। आज हमारे साथ हैं उसामा ख्वाजा जो कि रिसर्च जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? मैं आपसे थोड़ा सा कम अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आप ज़्यादा अच्छे हैं ना? मैं ज़्यादा अच्छा हूँ बहुत। और हमारे साथ दूसरी जो पैनल में है वो है युसरा मुर्तज़ा, ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसर। जैसे मैंने पूछा था कि आपका मैं क्या टाइटल दूँ, आगे से कहती हैं आई एम जैसे ह्यूमन बीइंग, तो ये प्रोड्यूसर भी हैं तो मैंने साथ वो भी लगा दी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल लास्ट डीबी के कमेंट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अब्दुल कुद्दूस भाई ने कहा है कि आई थिंक डी ब्रीफ इज़ ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे इनकी बात। उन्होंने एक्सपर्ट्स वाली चीज़ पे कहा था हाँ, कि सलमान भाई ने कहा था कि एक्सपर्ट आने चाहिए और हैदर बता रहा था कि कैसे आए। तो उन्होंने कहा है कि डी ब्रीफ होनी चाहिए लोगों के लिए और लोगों से होनी चाहिए। उसके I बाद guess this is the first Gen Z podcast of Pakistan. Yes, it is. यस इट इज़ Yes, it is. First Gen Z उस तरह से। सिर्फ जेन जी। हाँ, वैसे मोमिना मुनीर भी कर रही हैं, लेकिन वो उसमें बड़े क्रिएटर्स आते हैं। और मोमिना एंड हैदर आर अमेजिंग, प्लीज़ ब्रिंग बैक फीरा एंड युसरा। फीरा तो नहीं आई लेकिन युसरा ब्रिंग बैक आ गए हैं। तो टीम हैदर, ही लुक्स रियली यंग टू होल्ड सच ग्रेट नॉलेज। वाह, मतलब डिबेटेबल है लेकिन सही है, चल। I'm just happy that people have started building association. एग्जैक्टली, सेम। और उसका पर्पस भी यही था, लाइक उन्होंने जो पहले वाले भाई थे उन्होंने कहा था फॉर द पीपल बाय द पीपल। हाँ कि हाँ, हम लोग एक्सपर्ट्स भी नहीं है लेकिन हम लोग बन जाएंगे इंशाल्लाह। कॉन्वर्सेशन से ये बंदा एक्सपर्ट बनता है। तो पहला आज हम लोग आपको पता है 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पहली है SCO समिट। आप लोगों को पता है उसके बारे में? जी, आप लोगों को ज़्यादा ही पता होगा मेरे से। SCO समिट हो रहा है ताजिकिस्तान में हो रहा है। हाँ, दशंबे में भी। तो उसमें बता दें क्या हो रहा है। हाँ, तो मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ पहले और फिर हम उस पर आते हैं वापस। तो इट्स बेसिकली SCO इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये स्टार्ट हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 2001 में, बट ये इसका अगर हम इससे पीछे जाएं तो इट्स 1996 में शंघाई 5 करके ग्रुप था, ओरिजिनल ग्रुप, जिसमें 5 कंट्रीज़ आती थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड रशिया। और ये सारी कंट्री जो है वो साथ अलायंस इन्होंने फॉर्म किया था फॉर द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि वो साथ बैठ के डिसीजंस ले सकें और उस तरह से। सही। फिर देन इन 2001 इसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में कर दिया और उसमें उज़्बेकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया था। फिर आई डोंट रिमेंबर द डेट जब उज़्बेकिस्तान जिस साल हुआ, बट 2001 में प्रॉपरली इसको SCO का नाम दे दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिर हर साल होती रही और हर साल उस पर जो है वो डिफरेंट जगह पे वो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट एरिया में जो उनके सरप्राइज लास्ट होते हैं, फॉरेन मीटिंग्स होती हैं, इस तरीके से। हाँ, होती रही। एंड देन पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ SCO इन 2017। इंडिया भी उसी साल में बना था। और इस साल जो है वो हो रही है ताजिकिस्तान में, जहाँ पे हमारे रिसर्च जर्नलिस्ट भी गए हुए हैं। हाँ, बाय द वे हम लोग पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो कि रिपोर्ट करेगा, लाइव कवरेज वगैरह कर रही है। यस। और ट्विटर पे हमने शेयर भी किया है, तो वो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारी एक रिसर्च जर्नलिस्ट गई हुई हैं, मरियम कियानी और सऊद खान। यस। और अभी जो है SCO के 8 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया और उज़्बेकिस्तान उस 5 ग्रुप में ऐड हो गए। 5 पहले मेंबर थे। एंड अभी और बहुत सारे जो हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होती हैं, जैसे ईरान भी अभी ऑब्जर्वर है, वो परमानेंट मेंबर नहीं है उस तरह से। तो इस साल की जो समिट है उसका फोकल पॉइंट जो है वो हम फिर अभी इससे पहले 1-2 चीज़ें और भी हैं कि जब सोवियत यूनियन टूटा, डेफिनेटली दुनिया मल्टीपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं थी, और सोवियत यूनियन और USSR और USA दोनों ही सुपर पावर कहते थे। तो जब वो टूटी और फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया और USA सुपर पावर बन गया, तो अब उसके बाद दोबारा से रशिया ने ख़ुद को रीवैम्प किया है, चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, और USA को नई 2 जो पावर्स हैं उन्होंने चैलेंज किया है। तो ऐसे में जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा, जैसे ओबोर का प्रोजेक्ट है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लिया है, तो वो USA उसको एक एज अ थ्रेट लेता है। इसी तरीके से ये जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा
इसको यानी जो दुनिया में बहुत सारे माहिरीन हैं ना वो इसको ऐसे लेते हैं कि ये अब जो यूएस की नेटो के ज़रिए से उसने जो मोनोपोली बनाई हुई थी उसको चैलेंज करेगा, क्योंकि इसके अंदर दो जो वेटो पावर्स हैं रशिया और चाइना जो कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट स्टेट्स हैं, तो वो इसमें शामिल है और वो इसको लीड कर रहे हैं। है तो 8 परमानेंट मेंबर जो आपने बताया वो, लेकिन ज्योग्राफिकली बहुत बड़ी है। हाँ, और फिर ये है भी एक रीजन की है। तो अब जो दुनिया रीजनल अलाइंसेस के अंदर जा रही है तो उसमें जो SCO है उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, फिर इंडिया भी है। तो ये भी जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों परमानेंट मेंबर्स बने थे तो बहुत सारे लोगों ने का ये भी ख्याल था क्योंकि उस तरह से हो तो नहीं सका कि पाकिस्तान और इंडिया अपने जो इश्यूज़ हैं वो SCO के फोरम पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो और फिर इससे पहले आपको ये भी आइडिया कि पाकिस्तान जो है, आगे भी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है कि पाकिस्तान इससे पहले USA का अलाय रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान डिफरेंट सीटो सेंटो एग्रीमेंट्स में गया था। उसके बाद सोवियत यूनियन जब यहाँ इन्वेड किया था जब, तो उसमें जो वॉर हुई थी उसमें पाकिस्तान USA का अलाय था। तो उसके बाद से अब पाकिस्तान का जो शिफ्ट आ रहा है उसके अंदर एक SCO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इस वक्त वर्ल्ड के अंदर एक जो स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी का जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, ये नेटो की तरह का भी बन सकता है। मुमकिन है इसकी फोर्सेस तो ना हो, लेकिन जो सिक्योरिटी और बाकी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक आपने बात की थी ईरान की, ईरान ऑब्जर्वर, ये वाला जो इसमें उसको परमानेंट किया जा सकता है। इससे पहले उसको आई गेस ताजिकिस्तान की तरफ से भी जो थी वो ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान की तरफ से उसको उसके हमेशा उसको ना काउंटर मिलता था। और वो परमानेंट मेंबर नहीं बना। ईरान इसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी परमानेंट मेंबर्स उससे पहले होंगे ना वो यूनानिमसली अग्री करेंगे कि इसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इस दफ़ा वाले तो उससे पहले उसको वहाँ से काउंटर मिलता था, तो अब वो वहाँ से उन्होंने अपने इश्यूज़ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ थे, क्योंकि इनके कैस्पियन सी और बाकी जो चूँकि ईरान वहाँ से सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ लिंक्ड है तो वहाँ पे उनके कुछ इश्यूज़ हैं। तो मेरे पास एक सवाल है वैसे, जो ईरान अगर हमारा ख्याल SCO का जब अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है, ये लोग रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये लोग न्यूक्लियर पे भी काम कर रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आई गेस। जो इसराइल ने बोला था कि हम लोग इनके ऊपर अटैक करेंगे, तो उसके अंदर भी हेल्प होगी कुछ, क्योंकि अब रीजनल स्टेबिलिटी की बात आएगी और ईरान अगर न्यूक्लियर पे काम कर रहा है। आप ये देखें कि ईरान को आप किस हवाले से इसमें देख रहे हैं, क्या ईरान को वो रोकेंगे या ईरान को रोकने के लिए कर रहे हैं ना? इससे पहले एक हम लोगों ने उस दिन बात की थी, एक लास्ट टाइम आप थी ना डीब्रीफ जब हमने इसकी बात की थी, इसराइल ईरान की बात की थी कि उन्होंने इसराइल ने पहले कोई एक वो बनाया था कुछ। अच्छा, इसमें अगर आप ईरान की इंटरनल वो थोड़ा सा वो उसके पॉलिटिक्स को देखें ना, तो अब इंटरनेशनली भी आप देखें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। या तो इस वक्त जो आपका जो मतलब इस वक्त क्या पहले भी जो आपका कोलेशन है ना, जिस आप इत्तेहाद में और आप में उसकी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, और आपके पास बाकी जो टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन होना और उसको यूज़ करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए अच्छा फिर मैं आपको सॉरी बात काट रहा हूँ। अब जैसे अब एक चीज़ है मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने एक जगह स्टेटमेंट दी थी कि इस तरह के जो वेपन्स हैं ना वो बनाना हराम है। तो और फिर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अभी इसराइल ने खासा डैमेज किया ये पिछले अरसे में, जो वहाँ पे उन्होंने साइबर अटैक्स किए हैं। तो इतना जल्दी लगता नहीं है कि वो उसको करेंगे। ईरान ने जो अभी पीछे भी हुआ था, जो क्रिटिसिज्म भी हुआ था वेस्टर्न मीडिया ने किया था कि ये जो जिसके ऊपर ट्रंप ने जो पीस डील थी ना वो निकल गए थे। हाँ, मैं उसकी बात करता हूँ। तो वो बेसिकली उस पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि यार ये ईरान ने ना जस्ट एक शॉपर या गुब्बारा जो है ना बैलून हवा से भरा है और भर के बेच दिया और उसके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस उठा दिए। तो ये इतना जल्दी नहीं, मतलब इट डजंट सीम इतने अर्ली के वो जाना इसमें उसको कर लेंगे। और दूसरा ये है कि उसका कोई इतना इसको कर लेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर लेंगे ना। अच्छा, कंप्लीट। तो ये और उसका कोई खास उतना फ़ायदा भी नहीं नज़र आता। अच्छा, फिर मैं अपना सवाल दोबारा करता हूँ कि उन्होंने बोला कि हम प्रोग्राम पहले स्टार्ट करेंगे ना, जब कहा तो फिर उन्होंने पीस डील जो बनाई कि हम सैंक्शंस हटा देंगे, आप ये काम ना करें। ठीक है, उसको उन्होंने स्लो डाउन किया। हाँ ठीक है, और फिर यूएस निकला तो बस फिर सारे पीछे हट गए और फिर दोबारा उन्होंने कहा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और फिर इसराइल ने बोला कि हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। ठीक है, और मेरा सवाल मेरा सवाल ये कि अगर हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि अगर वो जब अटैक होगा ईरान पर तो ऑब्वियसली वो हमारा
हाँ, पड़ोसी है। ये बात आपकी हमारा इंडिया भी, इंडिया अफगानिस्तान पहले ही इतने मसले चल रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, अब ये भी अगर यहाँ पे करते हैं फॉर एग्जांपल इसराइल कुछ, तो फिर हमें मसला हो सकता है ना। तो उसके ऊपर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तो देखें ये सिर्फ यानी ये जो फोरम है ये इसकी नेटो की तरह की फॉर्मेशन नहीं बनी और ना ही इतना जल्दी उसमें फ्यूचर में चांस है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस लग रहा है ना। और सिक्योरिटी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, तो ये सिक्योरिटी सिचुएशन को इस तरह से नहीं, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग जो मंशियात की ड्रग्स स्मगलिंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। और यानी जो इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के वो उसको स्टेट्स के दरमियान जो दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं ना उनको सॉर्ट आउट करके उसमें ज़्यादा फोकस है। मतलब जैसे नेटो तो था ना कि वो उन्होंने एक फोर्स बनाई और फिर उसके ज़रिए से कहीं पे भी उन्होंने इन्वेड करना है या किसी जगह जाके बॉम्बिंग करनी है, तो वो उस तरह अभी फ़िलहाल ये उस तरफ नहीं जा रहे। हाँ, ये ज़रूर है आपकी बात, ये इसमें इस हद तक ज़रूर है कि बहुत सारी मिलिट्री की एक्सरसाइजेज हुई हैं इसके जो आपस के कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान। हाँ, तो अभी भी कोई मैं ट्विटर पे पोस्ट देख रहा था कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अज़रबैजान के मिल के कुछ कर रहे थे, पता नहीं ट्विटर पे मैंने कोई पोस्ट देखी थी। वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर अभी काफ़ी सारी पिछले दिनों में जो है ना मिलिट्री की एक्सरसाइजेज ड्रिल्स हुई हैं। और ये भी बड़ा अच्छा है वैसे कि अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आती है तो हम लोगों को एक एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ ट्रेड करने का भी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो जो मैं ईरान वाले आपको बात बता रहा था ना, तो पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी कि ईरान के अफ़गानिस्तान पंशीर के अंदर पाकिस्तान ने इंटरवेंशन किया। हाँ, बिल्कुल। तो वो बेसिकली ये थी, उसमें मतलब जो मुझे ये लगता है वो ये है कि ईरान इस वक्त जो है ना वो इंडिया जो है वो यूएसए का स्ट्रेटेजिक अलाय बनता जा रहा है, ठीक है, ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हो रही हैं। और ईरान जो है वो इस वक्त मतलब ईरान वर्सेस अमेरिका जो स्टोरी सारी चल रही है, तो इस वक्त SCO का परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो ज़्यादा थ्रेट था ना ईरान को, वो था इंडिया से। तो पहले जो सेंट्रल एशियन स्टेट में से एक स्टेट ने तो उसको काउंटर किया था, तो वो तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया था, लेकिन अब उनको ये खतरा था कि इस दफ़ा इंडिया मस्ती कर सकता है। तो इसलिए जो जयशंकर है जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, उसने 2 विज़िट किए हैं। ये जो इब्राहिम रईसी की गवर्नमेंट अभी रिसेंटली बनी है इसके बाद, तो इसको उस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि ये जयशंकर मतलब तो एक फॉरेन मिनिस्टर 2 दफ़ा जा रहा है और इंडिया 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है और ईरान में जा रहा है। तो इसलिए वो थोड़ा सा ना लग रहा था कि वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव थे कि ठीक है पाकिस्तान ने तो पता है वोट दे देना है ईरान के हक में, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मसला ना। हाँ, मतलब तो कि वो यूज़ ना करें इसको। अफगानिस्तान के अंदर हमें ये लग रहा था कि जो ईरानियंस या ईरान में से जो काफ़ी सारे या कुछ लोग हैं वो इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। अच्छा। वो बेसिकली उसके पीछे एक ये चीज़ हो सकती है वहाँ SCO के अंदर फेवर लेना। एग्जैक्टली। और वेल के मतलब बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं ना जो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। बिल्कुल इनका ऑन ग्राउंड कुछ और रियलिटीज कुछ और है। आप देखें कि ईरान के जो अफ़गानिस्तान के लिए ऐसे वो जो उनका स्पेशल एनवॉय है वो यहाँ पे मीटिंग्स में आ रहा है। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यहाँ पे हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो उन बाकी सारे जो 8 इंटेलिजेंस चीफ्स आए थे आगे इस्लामाबाद में और 2 दिन की मीटिंग, बिल्कुल, तो वो उसमें वो भी आए हुए थे। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना मतलब सिर्फ दिखाने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के दांत होते हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी लग रहे थे। तो अभी ये एक चीज़ ईरान वाली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सारी सिचुएशन चल रही है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर मतलब लाइक अफ़गानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है क्या उसको तस्लीम करना है या नहीं करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले अफ़गानिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी वो एज एन ऑब्जर्वर इसका पार्ट थी SCO का। तो अभी इस चीज़ के ऊपर भी डिबेट हो रही है कि क्या उसका जो ऑब्जर्वर का स्टेटस है वो बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा। लग तो यही रहा है कि वो बरकरार रहेगा, और अगर एज एन ऑब्जर्वर स्टेट वो इसका पार्ट रहते हैं तो इसका मतलब है कि जितनी तालिबान की गवर्नमेंट है उसको किसी न किसी हद तक उन्होंने जो है ना वो कंसीडर कर लिया। बिल्कुल ठीक है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो होगा ना डेफिनेटली शायद उस तरह से मीडिया पे तो ना आए, लेकिन ये चीज़ें डिस्कस वहाँ पे ज़रूर होंगी। अच्छा चलें कि वो उनको कंसीडर करना है कि नहीं, उनको तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें वहाँ पे इस तरह होंगी डिस्कस इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट कि हमारे रीजन में जो है स्टेबिलिटी आ जाए सब तरफ से। और ये जो बात आपकी थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है तो फिर ये जो ट्रेड रूट है, ये पुराना ट्रेड रूट है ना, सेंट्रल एशिया से होता हुआ, बिल्कुल, तो फिर ये अगर चल गया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूरे एशिया के अंदर डेवलपमेंट। ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रीजन का। हाँ, ये रीजन के लिए बनाई है जो SCO है, रीजनल पीस और ग्रोथ के लिए, तो उन दोनों का उसमें पार्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जहाँ से स्टार्ट हुआ ये फ़ौरन, जैसा आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि
पूरा रीजन का वो रीजनल ब्लॉक बनने जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। Exactly. लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया को जो अपने इश्यूज हैं ना वो भी इस फोरम के सॉल्व करने चाहिए क्योंकि ये रीजनल अलायंस है। हाँ, तो इसके अंदर अगर इशू सॉर्ट आउट होंगे तो वो डेफिनेटली जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ये भी देखेंगे कि जो इशू सॉर्ट आउट हो रहे हैं उससे लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे हो। ओके, तो बाकी होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द पाकिस्तान के लिए भी सबसे अच्छा हो और हमारी टीम अच्छे से कवरेज भी करे। हाँ, हमारी टीम कवरेज होती रहेगी तो आप देखते रहिएगा इंशाल्लाह। हमारे ट्विटर पे आप देखिए, ट्विटर पे जाकर आज इंशाल्लाह जो भी न्यूज़ आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर ऑन ग्राउंड। तो हम चलते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। नेक्स्ट न्यूज़ बताइए इसका क्या है नेक्स्ट न्यूज़? जो कि प्राइस हाइक है। काफ़ी सारी पिछले दिनों हेडलाइंस वगैरह आना स्टार्ट हो गई थी और रिसेंटली अभी पेट्रोल की प्राइस के ऊपर आई है कि 5 रुपये के करीब तकरीबन बढ़ गया। और उसके अलावा काफ़ी ट्विटर थ्रेड्स भी चल रहे थे, लोग काफ़ी सारे प्राइसेस जो हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चीनी का, आटे का, मतलब काफ़ी सारे उस तरह से कि और फिर जो है वो हुकूमत क्रिटिसाइज़ होती है इस बार पे हर बार के। हाँ, क्योंकि महंगाई है ना, ये है वो है। तो काफ़ी मैंने ट्वीट्स वगैरह पढ़ी थी और फिर मैंने सोचा कि वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी बट कुछ जो रिसर्च मैंने की हुई थी व्हेन वी डिड द इन्फ्लेशन एपिसोड, तो कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैं सोच रही थी कि हमें सामने रख देने चाहिए ताकि उसकी बेसिस पे एक ऑडियंस बेहतर तरीके से एनालाइज कर सके कि सिचुएशन किस तरह से हो रही है या नहीं हो रही। तो जब हमने इन्फ्लेशन वाली एपिसोड की थी और जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई थी उन्होंने बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि महंगाई को उस तरह से करते हैं। कुछ तो पॉलिसी रिलेटेड होते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। बाकी उसमें ये था कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। और अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, एक्सपोर्ट उस तरह से हमारी नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस जो है वो आज की डॉलर की प्राइस 169.7 है, मतलब हाईएस्ट टच किया ना। हाँ, 170 ऑलमोस्ट पहुंच गई है डॉलर की प्राइस, जिसकी वजह से वही है कि इंपोर्ट में कर रहे हैं तो हम उतने ही डॉलर से चीज़ें ख़रीद रहे हैं। वो एक साइकिल है पूरा जो हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट और वो सारी चीज़ें। बट मैं रिसेंटली ये भी पढ़ी थी कि पंजाब के सीएम जो उस्मान बुज़दार साहब, उनकी आई हुई थी एक स्टेटमेंट जिसपे वो बात कर रहे थे आर्टिफिशियल, हाँ वो डॉलर आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, हाँ आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। वो इस तरह से था कि वो बात कर रहे थे कि बहुत सारी ना होर्डिंग हो रही है कि, और ये न्यूज़ पहले भी आती थी कि शुगर माफिया। हाँ बिल्कुल हमने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, उस पर बात करी थी जिस पे वो ये बात कर रहे थे कि कुछ जो है ना कुछ फैक्टर आर्टिफिशियल उसका भी है जिसकी वजह से आम आवाम को उतना ज़्यादा उस पर सफ़र करना पड़ रहा है। अब जो आम आवाम की चीज़ें हैं जैसा चीनी वगैरह, इट्स लाइक एवरीबडीज एवरीडे यूज़, तो उस पर आर्टिफिशियल उसकी बात करें तो वही कह रहे थे कि हम उस पर करेंगे एंड वील ट्राई टू कंट्रोल इट। बट द फैक्ट इज़ कि आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होती है, हाँ होती है बिल्कुल। होर्डिंग हो जाती है और फिर उसको डिमांड इंक्रीज़ करके उसकी प्राइस इंक्रीज़ करके फिर वो हम आगे डाल रहे होते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट को ब्रेक डाउन करना चाहिए ना इस चीज़ के ऊपर। हाँ वो होना चाहिए। जब मेरी पहले अफीरा से बात हो रही थी ना, हम लास्ट टाइम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो वो पॉलिसी वाली भी बात करी थी। वो बोल रही थी जो हमारी पुरानी थी ना, जो हफीज़ शेख के टाइम पे पॉलिसी थी, उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे थे और इम्पोर्ट हमारी बहुत कम थी। अच्छा। तो जब हम मार्केट जा रहे थे ना, आपने भी शायद नोट किया हो कि आप जब आप मार्केट जा रहे हैं ग्रोसरी करने या कुछ, तो आपको पाकिस्तानी चीज़ें बहुत नज़र आ रही थी शेल्फ्स पे कि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव एक पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान। अच्छा हाँ ठीक है थी। जिस तरह से न्यूटेला था एक टाइम पे, तो न्यूटेला के भी बहुत सारे पाकिस्तानी उस तरह से चोको ब्लिस करके आगे वेरिएंट्स आ गए थे। तो खैर जब हम ग्रोसरी करने जा रहे थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी चीज़ें अवेलेबल थी, मतलब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उस टाइम पे डॉलर की प्राइस भी उस तरह से कम थी। बट अभी विद सम रीसेंट चेंज, जो कि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में जो टेक ओवर आया है उसकी वजह से भी इनफ्लो डॉलर का कुछ इस तरह से हुआ है कि जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर रही है। तो आई एम नो एक्सपर्ट इन दैट, बट ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अच्छा ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। ये आपने जैसे अफ़गानिस्तान वाली बात की है ना, तो कि वहाँ पे डेफिनेटली जो जितने भी लोग आए गए हैं वो डॉलर की डिमांड बढ़ी है। लेकिन उसमें एक दो चीज़ें इन्होंने ये भी की हैं अभी कि जो ट्रेड होगी ना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो रुपीज़ में होगी। लेकिन इतने जल्दी तो उसका इफेक्ट आएगा नहीं। अब देखते हैं कि नीचे लॉन्ग टर्म में क्या होगा। हाँ तो और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अभी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त मतलब सबसे ज़्यादा तारीख में जितनी थी ना, उसमें डॉलर में सबसे ज़्यादा 30 बिलियन के करीब पहुंच चुकी हैं। लेकिन जो हम अब देखना ये है कि जो इम्पोर्ट हैं वो भी हाईएस्ट लेवल को टच कर रही हैं।
तो ये जो इस गैप है ना, इसको कम करने की ज़रूरत है। इस गैप को आप कैसे कम करेंगे, डेफिनेटली ये तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना हमें जो लोकल इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करना होगा। और यहाँ पे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज बनती हैं या इंडस्ट्री लोग लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। हाँ, मतलब वो आपने अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी है या आपने एक इंडस्ट्री के लिए वो कराना है, तो आप वो जो प्रोसीजर्स है ना वही फॉलो करते करते आपको मतलब बहुत हाँ ये जो आपने बात की, इसमें मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा बात कि अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ना मेरे दोस्त, स्कूल के दोस्त हम लोग मिले आपस में, तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि यार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, उस पर काम नहीं हो रहा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मसला है ना, तो कह रहा था कि SECP से मतलब हमने कंपनी तो रजिस्टर करा ली, लेकिन अभी ना उसका बैंक अकाउंट बनने में 2 महीने हो गए कि बैंक अकाउंट नहीं बन रहा कंपनी का। ठीक है, वो कहते हैं कि फिर हम लोगों को मतलब पेमेंट, सबसे बिजनेस तो है ही पेमेंट ना, मतलब पैसे नहीं होंगे उसके अंदर तो किस तरह आप कुछ करोगे। तो कह रहे थे कि वो हमें इतना मसला हो रहा है कि 2 महीने से हम कर रहे हैं बच्चों, अगर वेल्थ नहीं होगा हाँ तो फिर एग्जैक्टली, तो वो कहते हैं कि ये लोग जाके बैठ जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करवाते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती हैं, सब कुछ हर साल होता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना वो कोई बात वहाँ पर जाकर भी कोई बात नहीं करता वो, क्योंकि लोगों के पास स्किल्स तो मतलब आ जाएगा, लेकिन जब काम होगा और ईज ऑफ बिजनेस होगा तो तभी बिल्कुल ना। इस तरह एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाह रहा हूँ कि नॉन प्रोडक्टिव हमारे यहाँ ना बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना वो प्रमोट हो रहे हैं, और उसकी वजह से लोग, अब बहुत सारे आपने देखा होगा यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में पड़े हुए हैं। ये टोटली नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस है। एक बंदे से प्लॉट खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, घर खरीदा है, दूसरे को बेच दिया। बिल्कुल, एक बंदा क्रीम ड्राइव कर रहा है, एक जगह से पिक किया, दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दिया, और वो मतलब हम एक जो बाहर की कंपनी है वो उसमें अपनी ही जेब से पैसे लगा के गाड़ी चला रहे हैं, और वो एंड पे क्या हो रहा है कि वो हमसे एक शेयर ले रहे हैं और वो सारा पैसा बाहर जा रहा है, इसका कोई इस कंट्री को बेनिफिट नहीं है। इस तरह के और बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव, मतलब फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है या और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं ना, तो इसकी बजाय लोगों के अंदर ये चीज़ें प्रमोट करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली वो तभी होगा जब ईज़ ऑफ बिजनेस होगा। बिल्कुल। लोग छोटे से अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे तो उसमें उनको सपोर्ट मिलेगी, और जब कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहेगा उसको सपोर्ट मिलेगी, और फिर उससे जो है ना हमारे यहाँ बहुत सारे इसमें जैसे अब हमारे सियालकोट में या वज़ीराबाद में या इधर गुजरांवाला में लोकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। हाँ, जिस तरह मछुरियाँ बनती हैं वज़ीराबाद में, बड़ा आउट क्लास किस्म का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसको पूरे कंट्री के अंदर ना फैलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और फिर इसी तरीके से अब एक बंदा अगर एक प्रोडक्ट बना लेता है ना, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब यहाँ पे ना उसके क्या होता है कि सिर्फ ना आप जुर्माने भरेंगे। आप अगर एक लॉ का आपको पता नहीं है ना, या आप उसको उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वो बस सिर्फ आएंगे, आपको जुर्माना किया है कि आपने ये चीज़ नहीं की हुई। यहाँ पे ट्रेनिंग्स का और उनको लोगों को एजुकेट करने का ना वो उस तरीके से अभी चीज़ें नीचे नहीं। हाँ, ऐसे ही है। तो मतलब अगर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली तभी हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाएगी, बिकेगी, लोग उसको खरीदेंगे। बिल्कुल। और वो फिर अब जो एक्सपोर्ट के लिए अगर आपने एक्सपोर्टर बनना है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो एक मतलब लोग समझते हैं कि यार बड़ा मुश्किल काम है, उसकी वजह वो फिर आगे सीधे रास्ते इतने मुश्किल हाँ, कि तो इसलिए फिर लोग ने नॉन प्रोडक्टिव किस्म के जो बिजनेसेस है ना, कहते हैं यार बस यही हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है आपकी, प्लॉट बेचो। बिल्कुल, ये इस तरह के जो बिजनेसेस है ना, ये इससे लोग बहुत ज़्यादा। मुझे रियल एस्टेट के बारे में ऐसे इतना पता नहीं है, और बाय द वे मुझे इतना किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता अपने काम के अलावा, तो इसीलिए रिसर्च जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर जो बताएंगे। नहीं मतलब ठीक है, ये चीज़ें सारी ना ज़रूरी हैं, कंस्ट्रक्शन से ही डेवलपमेंट। बिल्कुल, इसका हम इनकार नहीं कर रहे। हाँ, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लोग जाहिर सी बात है, अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो घर से उठ के दफ्तर कैसे आएंगे। और कंस्ट्रक्शन का फॉर एग्जांपल अगर काम है, तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो मटेरियल कैसे मूव होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, इनसे आपकी जो एक्सपोर्ट्स है ना वो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आता डायरेक्ट। अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ना, तो आपको छोटी इंडस्ट्री जो है ना उसको प्रमोट करना पड़ेगा। आपको जो अपनी जो लोकल प्रोडक्ट है ना उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा तभी, और ये आपको लोगों को डेफिनेटली ट्रेन भी करना पड़ेगा। अपने जो लॉज हैं वो ऐसे बनाने पड़ेंगे कि लोगों के लिए सपोर्टिव हो। ऐसे कोई इकोनॉमी एक्सपर्ट हो तो वो बेहतर हमें उस तरह से, हाँ बिल्कुल, हम लोग तो बस इफ समवन इज लिसनिंग जिसको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हाँ, कि व्हाट इवन अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें तो हम उसको भी जरूर उसका पार्ट बनाएंगे, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। एग्जैक्टली, की जो इनसाइट्स है हम मूव करते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ की तरफ, जो कि इमरान खान की स्टेटमेंट थी। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है तो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। एक तो जो मतलब मुनासिब या अच्छी चीज़ है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त जब अफगानिस्तान के अंदर एक नई गवर्नमेंट बन रही है तो हमें थोड़ा सा सब्र हौसले का मुजाहरा करते हुए उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है।
जबकि जो अमेरिकन अपनी स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जो है वो उसी को लगा रहे हैं, उनके फ्रीज़ कर दिए अकाउंट्स, फिर उनका एक हम इमदाद भी देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी इनको टाइम देना चाहिए। तो ये एक बेहतर या मुनासिब चीज़ है। फिर इसी तरीके से उन्होंने जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर जो वेस्ट में या इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है कि वहाँ पे ख़वातीन को काम नहीं करने दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन है ना वो खुद अपने राइट्स लेना जानती हैं और वही अपने राइट्स ले सकती हैं। डेफिनेटली बाहर से अगर बाहर से कोई कैसे आके बताएगा कि आपकी ये राइट्स हैं और आपको ये चाहिए, या बाहर से आके जो जितनी भी सपोर्ट होगी ना वो उल्टा नेगेटिव जाती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ भी उन्होंने, दूसरा कुछ चीज़ें उन्होंने हिस्टोरिकल उस पर्सपेक्टिव में कही हैं। जैसे मतलब एक उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो हैं उनको नहीं पता होता कि ग्राउंड सिचुएशन क्या चल रही है, और ये बात शायद उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कही है कि पहले जो इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी अमेरिकन की कि जी यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर ये रेजिस्टेंस होगी, तालिबान को ऐसे टेक ओवर नहीं करने दिया जाएगा। इवन इमरान खान ने ये भी बात की कि हमारा भी ये अंदाज़ा था कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने किया। तो वो ये कह रहे हैं, और इस हवाले से हम काफ़ी खौफज़दा भी थे। इसी तरीके से एक और चीज़ उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम मतलब इससे पहले ना जो उन्होंने खासा अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया, ही सेड कि हम कराए की फ़ौज रहे हैं अमेरिका के लिए। शायद वो सोवियत यूनियन की जो इन्वेजन हुई थी और फिर बाद में अभी 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर, हाँ, तो इसके ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने आईसिस के कितने जो है एलिमेंट्स को वो किया था, रोका था उस टाइम पर। तो इसी तरीके से ही सेड कि अगर 9/11 के टाइम पे मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं कभी भी अमेरिका का एलाय ना बनता। तो इसमें अब मतलब इनकी काफ़ी, इमरान खान की काफ़ी बातें इन्होंने कहा सही होगा, लेकिन काफ़ी बातें इमरान खान की, वैसे बेनज़ीर भुट्टो की एक बहुत पुरानी एक स्टेटमेंट थी, मैंने देखी थी, जिसमें वो कह रही थी कि हमने ये फैसला तो किया था करने का, लेकिन हमें बाद में लगा कि रीजन के लिए ये सही नहीं था। अगर आपको याद हो, बेनज़ीर भुट्टो की एक स्टेटमेंट है। अच्छा, सही, मुझे बहुत पुरानी है वो, मैंने उस वीडियो हुआ तालिबान वाली वीडियो में मैंने डाली है वो स्टेटमेंट। अच्छा, कि उन्होंने बाद में कहा था कि हमें शायद ये फैसला नहीं करना चाहिए था। याद आ गया? हाँ, ये वो तो शायद ये कह रहे हैं कि मैं ना करता, लेकिन उस टाइम के हालात नहीं पता ना इनको। और इन्होंने तो बहुत सी बातें वैसे और भी कही थी, जिस तरह अब आप यूटर्न पे आ गए हैं। नहीं, यूटर्न पे नहीं, इन्होंने कहा था कि जब प्राइसेस बढ़ेंगी किसी भी चीज़ की तो वो वज़ीर-ए-आज़म चोर होगा। तो इनके पास बहुत से एक्सपीरियंस उस टाइम नहीं थे ना, जो उन्होंने कहा अभी जिस तरह प्राइसेस बढ़ेंगी तब हम क्या बोलें, वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट है जिन्होंने कही है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने एक्ट नहीं किया। तो मेरे ख्याल से उस टाइम की बात, ये बात आपकी सही है। उसकी जस्टिफिकेशन भी ऐसे है कि पाकिस्तान शुरू दिन से अमेरिका का ला रहा है। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान ने जब सोवियत यूनियन के खिलाफ यहाँ पे मुजाहिदीन बनाने थे तो अमेरिका की बिल्कुल फेवर की सपोर्ट थी, और अमेरिकन सपोर्ट से हमने यहाँ पे मुजाहिदीन बनाए और फिर यहाँ से सोवियत यूनियन वापस गया। तो हम तो पहले से ही लाए थे। तो उस वक्त बेसिकली ये डिसीजन तो नहीं हुआ था, वो उस वक्त पूरी इंटरनेशनली एक चीज़ ये चल रही थी। हाँ। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान ने उस सिचुएशन को यूज़ कैसे किया है। यहाँ एक चीज़ और है जो आप उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इमरान खान ने अक्सर ये आदत है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनके ऊपर बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो। तो इस पे काफ़ी कई जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि यार मतलब इससे ना कोई फ़ायदा, फर्क नहीं पड़ना। हाँ, एग्जैक्टली। फ़र्क तो उस चीज़ से पड़ना है कि आप इस वक्त क्या डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अब जो है ना आने वाला वक्त बताएगा कि हम इस वक्त क्या डिसीजन ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि लेकिन ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। उसके बाद एक और बात भी इन्होंने हमेशा कही है कि जो मैंने देखी थी काफ़ी ज़्यादा जगह पे इन्होंने स्टेटमेंट दी थी इमरान खान ने कि जो पॉलिटिकल होनी चाहिए, हाँ, पॉलिटिकल सोल्यूशन, पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए, ये हमेशा वो बोलते हैं। और आज यूएस से बोल रहे हैं, पहले वो बोलते रहे कि होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मिलिट्री सोल्यूशन करेंगे। इमरान खान की स्टेटमेंट थी, हमने अपनी जो नई वीडियो बनाई उसमें डाली भी है कि उन्होंने बोला था कि अगर इराक में नहीं है मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो आप नहीं, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो कैसे अफगानिस्तान में होगा। वो बोलते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। हर फोरम पे उन्होंने जाके चीज़ बोली है। और आज वो है ना, वो क्या कहते हैं, वो गीत गा रहे हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन वाला आज यूएसए और ये सारे। लेकिन उस वक्त ठीक है, इमरान खान ने ये डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन वो डिसीजन भी तो मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ही उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट लिया था। तो आप मतलब अपनी गवर्नमेंट्स को जाना वो ब्लेम करके ना, उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल, बस मतलब मूव ऑन करें, आगे वाले फैसले इंशाल्लाह अच्छे हों और अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए। बस हमारी आज इन खबरें ही थी, तो इसके साथ अपनी ताज़ा तरीन खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे नए चेहरों के साथ। मैं सिर्फ एक बात और थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा कि कमेंट्स में ना, मतलब जब भी हम लोग आते हैं ना, तो जो होस्ट होते हैं ना, वो सब उसको बोलते हैं कि मोस्टली लोग बोल रहे होते हैं कि यार इसको पता ही नहीं चीज़ों के बारे में। तो मैं एक्चुअली ये अपनी तरफ से जो है जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा
कि हम लोगों का काम है ये, क्योंकि हम लोगों को सच में नहीं पता। हम लोगों का काम है, अगर आपने देखना ना प्रोडक्शन के बारे में, तो आप मेरी साइम और हैदर की पॉडकास्ट है म्यूज़िक इंडस्ट्री वाली, वो जाकर देखें, आपको पता लगेगा कि प्रोडक्शन पे कितना नॉलेज है मेरे पास। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए रिसर्च जर्नलिस्ट बिठाए हैं कि ये लोग रिसर्च करते हैं। मैं एज अ डम रोल प्ले करूँ आप लोगों वाला। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इनसे पूछूंगा सवाल और ये जवाब देंगे उसका, जितना डेटा हमारे पास है और जितना हमें पता है। इनिशिएटिव टू गेट एवरीवन ऑन बोर्ड, और ताकि हम उस चीज़ को एक आदत बना सकें अपनी। ऑब्वियसली यहाँ पे नन ऑफ अस इज एन एक्सपर्ट ऑन एनीवन, और अगर कुछ आपके पास ओपिनियंस हैं, कुछ और ऐड ऑन करने को, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट इन कमेंट। बिल्कुल, तो क्योंकि ये हम सब एक दूसरे के लिए ही उस तरह से करें। हाँ, हम सब ने सीखना है ना, हम लोगों ने भी सीखना है जो हम यहाँ बैठे हैं और जो देखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी इस पे व्यूअरशिप बड़ी अच्छी आती है कंपेयर टू, मतलब ये पॉडकास्ट इतनी बड़ी है, लॉन्ग टर्म अगर सोचे ना, लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं, मेरा मतलब पॉडकास्ट से कंपेयर कर रहा था, लॉन्ग वो है ना, लॉन्ग फॉर्मेट है। तो इस तरह अगर हम देखें ना, मतलब बहुत बड़ी, बल्कि हमारे टीवीटी देख लें, उस पर भी जितनी व्यूअरशिप आती है हमारी, अगर कंपेयर करें एज अ प्लेटफॉर्म और एज अ डी ब्रीफ, सिर्फ कि हमारी इतनी अच्छी व्यूअरशिप आती है कि लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग कमेंट करते हैं। और बहुत सी वीडियोस पर तो 200 कमेंट्स आए हुए थे कि लोग डिस्कस कर रहे थे चीज़ों के बारे में, और यही चीज़ हमें चाहिए ना, डिस्कोर्स चाहिए हमें। तो इसी के साथ साथ अल्लाह खैर करे हमारे जो रीजन है उसके अंदर भी, और हमारे मुल्क के अंदर भी, और हमारे नेबर्स के अंदर भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।